हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आपका सिलेबस अब मैं शुरू कर रहा हूं द हिंदू सक्सेशन एक्ट का। अब इसमें जो सक्सेशन के रूल्स हैं मेल के फीमेल के वो अलग अलग हैं और थोड़े से उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं या कहीं कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसलिए पहले मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ 8-10 मैंने छोटी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए या कहीं 8-10 छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं जिनमें वो सारी टर्मिनोलॉजीज में एक एक करके डिस्कस करूंगा ताकि जब हम मेन क्वेश्चंस पे जाएं जो एग्जाम में भी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो पढ़ा रहा हूं ये भी पूछे गए हैं कभी ना कभी, बट जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उनको फिर आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि हमने उसमें आने वाली टर्मिनोलॉजी पर पहले समझ लिया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है। जैसा कि हिंदी में भी लिखा है पूर्वजों की संपत्ति, बाप दादाओं से जो प्रॉपर्टी आई है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो आप बोलोगे सर यही तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है। हाँ, यही होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर वो बाप दादाओं से नहीं आई हो और करंट इस जीवन में बनाई गई हो तो भी तो वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हुई ना। तो इसका मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और ड्यूरिंग द करंट लाइफ जो प्रॉपर्टियां बना ली गई हैं उसमें एडिशन कर ली गई वो भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या हुई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्लस करंट प्रॉपर्टी। इसको ऐसे मान लेते हैं, जो बाप दादाओं से नहीं मिली अभी बनाई है वो भी तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हुई। तो बस यही कंसेप्ट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। अगर कल को पार्टीशन हो गया तो फिर तो एंसेस्ट्रल खत्म, जिसको जो बंटवारा हो गया जिसको जो मिल गया वो फिर उसकी हो जाएगी, बात खत्म सी हो जाती है जब बंटवारे हो जाते हैं। तो अगर अभी बंटवारा नहीं हुआ है और वो एज इट इज चले जा रही है तो फिर वो सबकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, को पार्सनरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी आने वाले क्वेश्चंस में फिर से बार बार डिस्कस होगा कि जो को पार्सनरी सिस्टम है उसके अंदर जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, पुराने जमाने में तो लड़के का जन्म होता है, अब लड़का हो या लड़की 2005 की अमेंडमेंट के बाद दोनों कंटिन्यू कर दिए सेम, तो अब तो किसी भी बच्चे का जन्म होगा घर में, बच्चा या बच्ची, तो वो को पार्सनरी इंटरेस्ट में उनको प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो कि इनहेरिटेंस आ रही है कहां से, फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें पिताजी से आ रही है, दादाजी से आ रही है या परदादाजी से आ रही है, ग्रैंडफादर के भी फादर यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये जो फंडा है ये कहां से आ रहा है निकल के, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं। अब अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो आप जानते हो मिताक्षरा क्या है, हमने शुरू में पढ़ लिया था। तो इट कम्स एसेंशियल कंडीशंस में फ्रॉम ए मेल एंसेस्टर, फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। अनडिवाइडेड है नेचुरली, मैंने कहा ना अगर डिवीजन हो गया तो फिर बात खत्म। अगर डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया तो फिर तो बंटवारा होकर जिसको जो मिल गई वो हो गई, फिर उसमें वो कुछ बचा नहीं। राइट अराइजेस बाय बर्थ, ये मैंने आपको बता दिया 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटा हो या बेटी अगर जन्म होगा तो सबका उसमें अधिकार होगा। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से डिफरेंट है ऑब्वियसली। अब मान लेते हैं कि घर में 4 भाई हैं और सबकी वो बाबा बाबा या समझो एंसेस्ट्रल बाप दादा की प्रॉपर्टियां हैं बहुत सारी जो कि सबकी कॉमन है, ठीक है, बट उनमें से एक आदमी मान लेते हैं पढ़ लिख के उसने अपना अलग से कोई फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, तो वो तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हुई ना, अलग से, वो सबकी नहीं हुई, वो उसकी और उसके बच्चों की हुई, बस वो फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, वो सेल्फ प्रॉपर्टी है। 4 जनरेशन रूल अभी बताया ना मैंने, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडफादर, देन फादर, और अब आई किसके पास, सन और डॉटर एज द को पार्टनर। तो ये एंड है खेल का, ठीक है ना। सो डिफरेंस बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड को पार्टनरी, ये भी मैंने अभी बता दिया आपको। एंसेस्ट्रल तो वो है जो तीनों से आ रही है, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, और को पार्टनरी का मतलब एंसेस्ट्रल प्लस न्यू प्रॉपर्टी इन द करंट लाइफ, ठीक है ना। फिर बिफोर हिंदू सक्सेशन एक्ट तो ओनली सन्स वर को पार्टनर बाय बर्थ, ये 2005 से पहले की पोजीशन है, लेकिन अभी डॉटर को भी नाउ अ डॉटर नाउ हैज द सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज। लीगल इफेक्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यही है कि को पार्टनर गेट्स एन इंटरेस्ट बाय बर्थ, बेटा हो या बेटी उनको राइट मिल जाता है। क्या फादर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच सकता है, रूटीन में तो नहीं बेच सकता, लेकिन अगर कोई लीगल नेसेसिटी हो, बेनिफिट ऑफ द स्टेट, मतलब बेच के कोई फायदा लग रहा हो, सब मिलके फैसला करें हाँ जी बेच देते हैं, और उसके बदले में मान लेते हैं कोई स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे या क्या करेंगे जो भी, तो बेच भी सकते हैं। या फिर कोई
ऐसी रिलीजियस ड्यूटीज हो, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कुछ धार्मिक कर्तव्य होते थे जिनको पूरा करने के लिए हो सकता है वो प्रॉपर्टी बेचनी भी पड़े तो बेच सकते थे। तो मतलब इन 3 सिचुएशंस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिक सकती है। पहली बात, कोई लीगल नेसेसिटी हो। दूसरा, बेनिफिट ऑफ एस्टेट, उस संपत्ति के लिए बेहतर है। मान लेते कोई अंदर गांव गूंग की जमीन है पुरानी, किसी काम आ नहीं रही, उसको बेच के मेन रोड पर से छोटा ही प्लॉट ले लो, तो सारे परिवार मिलकर फैसला कर सकता है, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो कर्ता या फादर जो भी सब घर में बड़े हैं वो उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं आती है, तो मैंने आपको बता ही दिया, जो आपने खुद ही कमाई है, ये आपको गिफ्ट मिले हैं पर्सनली। किसी भी आदमी को विल में, गिफ्ट में कोई अलग से प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो वो तो फिर उसकी हुई। ये थोड़ी अगर घर के किसी सदस्य को अलग से कोई चीज गिफ्ट में मिल गई तो वो सबकी हो गई ना। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ सबकी होती है। या फिर अगर सबने मिलकर ज्वाइंटली कमाई है, ज्वाइंट फंड से कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर की, तो वो उन सबकी है जो उस समय मेंबर है और फ्यूचर में बर्थ लेंगे। लेकिन अगर किसी एक ने कमाई अपनी मेहनत से या उसको अलग से गिफ्ट या विल में मिली है, तो वो फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के जैसी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अदर देन फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर हो, अब माना किसी को मामा से कोई प्रॉपर्टी मिली है, चाचा से मिली है, ताऊ से मिली है, या फिर लेडीज का भी नाम इसमें नहीं है, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर चल रहा है। अब किसी को दादी से अलग से माना उसकी कोई पर्सनल स्त्री धन से खरीदी हुई प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो सब का क्या होगा? लॉ तो फिर इसका मतलब उसी स्टाइल से चल रहा है कि भाई फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर वही मानी जाएगी जो मानी जाएगी। इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, यही अगर विभाजन हो गया, एक बार पार्टीशन हो गया तो फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खत्म, फिर जिसको जो मिल गई वो उसकी बात खत्म। द शेयर दैट ए को-पार्टनर रिसीव्स में बिकम ए सेपरेट प्रॉपर्टी, वो उसकी अलग से मानी जाएगी। वो बात अलग है, उसके बच्चों को तो फिर भी उस पर अधिकार मिलेगा, लेकिन हाँ फिर आने वाले हर फैमिली मेंबर को उसमें राइट नहीं मिलेगा। वो फिर सेपरेशन, एक बार अगर पार्टीशन हो जाएगा तो फिर जिसको जितना मिल गया उतना उसका हो गया। ये जो डॉटर्स राइट्स के ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि अब 2009 में अमेंडमेंट आई, 2005 में सॉरी, उसका ये केस अगर आप याद रख सको तो अच्छा है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉटर इज अ को पार्टनर बाय बर्थ और ये जस्ट लाइक सन है। फादर 2005 में जब ये अमेंडमेंट आई उस समय अलाइव हैं नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर डॉटर है तो उसको भी को पार्टनर इंटरेस्ट अब मिलेगा। 2005 के बाद ये पोजीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है। सो आई होप कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अगर नोट लिखने के लिए कहा जाए या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट डिस्कस करना हो, समझना हो, समझाना हो तो आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर देना और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर लेना। थैंक यू।